नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में काफी टाइम के साथ। हमारे हमारे साथ हैं हमारे संदीप धवन सर जी। पहले तो नमस्कार, हैप्पी दिवाली एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। जय हिंद, सत श्री अकाल। और बात करते हैं क्या आज के हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं। क्या क्या हो गया। मैं तो कुछ समय से बाहर था, तो कल ही वापस आया हूँ, तो लगता है काफी उथल पुथल हो गई है पीछे से। सर तो हॉट तो यस। क्या, वहाँ पे इतना हॉट हो रखा है बांग्लादेश में, वहां तो आग लगी हुई है पूरी तरह से, इन लिटरल सेंस। ओके। यस यस एस्टिमेट आ यस रहे हैं, यस। दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स दैट जस्ट द गारमेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ, जो टोटल $4 बिलियन की वैसी है, ठीक है, चार या पांच $6 बिलियन टोटल उसका वर्थ है, वो गारमेंट इंडस्ट्री का $1+ बिलियन का लॉस हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू है इसका कि रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर का जो इनका पुरानी शेख हसीना के साथ जो डील है, उसका इक्विपमेंट आया था, वो पूरा थैंक यू हो गया है। तो ये सब क्या हुआ यहाँ उसका पे? न्यूक्लियर अगर कोई भी किसी भी तरह का है उसका, उसको पूरा नष्ट होने की जरूरत भी नहीं है। हल्का सा अगर उसमें कुछ भी ऊंच नीच हो गई, उसके बाद यू जस्ट कैन नॉट यूज इट। एंड इवन उसको 5% भी अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ इट वाज इन दैट विसिनिटी। अगर वहां पे पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ऐसी देखिए, ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, मैं पिछले 20 सालों से जा रहा हूं वहां पे, और रेगुलरली जाता रहा हूं। तो वेरी कंजेस्टेड, बिल्कुल कंजेस्टेड सी जगह है। हमारे एक्चुअली बस स्टैंड जो है वो बेटर है उससे। आप उसका अगर अराइवल डिपार्चर लाउंज देखें, या इनफैक्ट हम पहुंचते थे वहां पे तो दूर से देखते थे कि वो एक मार्शल होता है ना, जो एयरक्राफ्ट को मार्शल करता आता है, वो साइकिल पे आ रहा होता था और एक सीढ़ी लगाता था, सीढ़ी के ऊपर खड़ा हो जाता था और उसके बाद हमें मार्शल करता था। तो ये काफी बैकवर्ड एयरपोर्ट है। और पिछले 20 सालों में मैं आपको बता दूं कैसे ये चेंज हुआ है। इट इज अ वेरी कंसर्निंग एंड डिस्टर्बिंग थिंग ऑल्सो, कि वहां पे, क्योंकि सी, बंगाली चाहे वो बांग्लादेश में हो, भारत में हो, एक फ्री विल्ड पीपल रहे हैं, ठीक है। और इंडिया में तो स्पेशली दे नोन टू होल्ड देयर कल्चर एंड एवरीथिंग। वहां पे मैंने देखा कि पहले जो बंगाली महिलाएं थी वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे इंडिया में होती है महिलाएं, उस तरह से होती थी। और उसके बाद उनका जो वेशभूषा है, पोशाक है, वो सब चेंज होने लगी। और धीमे धीमे उनके ऊपर एक स्कार्फ छोटा सा आ गया, फिर वो अबाया आ गई, फिर फुल बुर्का आ गया। तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग चेंजेस आए हैं पिछले 20 सालों में वहां पे। तो ये नो डाउट कि उसको मैं बहुत करीब से देखा उस देश को, और उस देश को मैंने बदलते हुए देखा है। तो ये जो आपने बात बताई है, ये इनके लिए छोटी बात नहीं है। आप कहेंगे $1 बिलियन क्या होता है, लेकिन नहीं। याद रखिए कि $1 बिलियन बांग्लादेश के लिए, और वो भी खासकर इस समय बहुत ज्यादा बड़ी एक चीज है। क्योंकि उनका अगर आप गौर करें, जो जीडीपी जब ग्रोथ था, जब शेख हसीना थी, 6.1% के आसपास था, ठीक है, वो गिर के 2.3% पे चला गया है। ये 1/3 रह गया है उस समय से। और उसके साथ ही डबल वहमी क्या है कि इन्फ्लेशन जो है 12 से 16% के बीच में घूम रही है, अलग अलग आइटम्स की, अलग अलग चीजों की। रिजर्व्स, जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, 33 बिलियन होते थे, 14.5 बिलियन, तो मतलब कि हाफ से भी कम हो गए। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 28%। और याद रखिए, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा असर होता है, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। रेमिटेंसेस, मतलब जो बाहर से पैसा आ रहा है आपका, वो 11 ईयर लो चल रहा है। तो इन्फ्लेशन ऊपर, और इनकम आपकी कम होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं रेमिटेंसेस पे। मैंने तो इटली तक में बांग्लादेशियों को देखा है, जो स्ट्रीट वेंडर्स पूरे इटली में भरे हुए हैं, वो सारे सारे बांग्लादेशी हैं, ठीक है। फिर गारमेंट इंडस्ट्रीज की आपने बात की, तो उनको तो बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2 लाख
से ऊपर जो है लोगों को अभी पिछले 1 साल के अंदर अंदर निकाला गया है उनकी जॉब से, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। तो ये 1 लाख उधर गया, 1 बिलियन उधर गया और 2 लाख इधर गए, तो ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इनकी मेन स्टे है ये गारमेंट इंडस्ट्री। क्राइम रेट तो आप भूल ही जाइए, होमिसाइड 27% ऊपर चला गया है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन 33%, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 75%। और जो वहां पे जो क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या फिर जर्नलिस्ट हैं, हजारों की संख्या में उनको विदाउट 20,000 से ऊपर इनको विदाउट एनी डॉक्यूमेंट उनको जो है पकड़ा गया है। और उसमें से 400 से ऊपर तो हैं वो आवामी लीग के पहले के मिनिस्टर्स और एमपीज और वर्कर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा वहां पे खतरनाक काम चल रहा है। और जो माइनॉरिटीज का हाल है, जितना भी वो छुपा लें, आपको पता ही है कि जैसे जो चिटगांव हिल ट्रैक्ट CHT कहते हैं जिसको, वहां पे घमासान इस समय चल रहा है, न्यूज वहां से बाहर नहीं आ पा रही है, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि उनकी जो स्थिति है इस समय, इसको झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो और ये ऊपर से आई वुड से कि ये एक तरह का कुछ सैबोटाज है। आई वुड से कि ये उनकी इकोनॉमी को और क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है, और इसके पीछे 100% ISI है, और ऑब्वियसली इन बैकग्राउंड USA है, कि इनको किस तरह से प्रेशर में लाया जाए कि ये हमारे साथ और आ जाए। क्योंकि पिछले दिनों ऐसी काफी सारी घटनाएं हुई हैं जिससे ISI को और CIA को वहां पे काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। सर, सबसे इंटरेस्टिंग जो घटना हुई है वहां पर CIA का, एक तो वो जो सीनियर बंदा सोते सोते मर गया, ठीक है, या उसका रूम अंदर से खोला गया, वो सब चीजें, या एंड द वे दे ट्राइड टू कवर इट अप वाज सो फनी। आई मीन आई वाज लाफिंग। फर्स्ट एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस का, वी नो उनका काम क्या है, यस दे ऑल यस डर्टी वर्क्स। और काफी लंबे समय से था वहां पे, वो काफी लंबे समय पे था, तो इसका मतलब वो वहां की इंस्टीट्यूट्स में घुस चुका था इस समय। तो ये बिल्कुल सही बात आपने बताई। ना ऊपर से इनकी एक एक्सरसाइज होती है, वहां पर कोई गोली चला देता है इनके ऊपर, 10-15 बांग्लादेशी वहां गिर जाते हैं, यूएसए वाले भागते हैं वहां से, क्या करते हैं पता नहीं, देयर मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ दैट, बट वन थिंग वी नो, दे लेफ्ट द कंट्री। जो 120 की स्ट्रेंथ थी, दैट वाज रिड्यूस्ड टू 45 अगेन, ठीक है, या 45 पीपल स्टिल रिमेन इन बांग्लादेश। बट इनकी कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो वहां पर चल रही है, जो मेरे दिमाग में है कि दे ट्राइंग टू ओपन अ कॉरिडोर। यस, वहां बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर इज अ PMC इन्वॉल्व्ड व्हिच इज द ब्लैक वाटर। एरिक प्रिंस इज देयर इन म्यांमार, ठीक है, तो फुटप्रिंट रखने की कोशिश नहीं कर रहे ये लोग, दे आर पुटिंग इन सो दैट ये सेट वेट करके दे वांट टू रिमूव इट एंड यूज PMCs। पर्पस क्या है सर? सी आप देखिए, एक तो मेजर जो गौर करने वाली बात यह है कि 3 एक्सरसाइज की है इन्होंने, अमेरिकन ने 3 एक्सरसाइजेस की हैं, ऑपरेशन पैसिफिक एंजल, टाइगर लाइटनिंग, टाइगर शार्क, 3 एक्सरसाइजेस की हैं। और इन्होंने नेटो के साथ कितनी एक्सरसाइज की है उसी दौरान? केवल 7 एक्सरसाइज की है तब तक। तो एक तरफ है नेटो और एक तरफ बांग्लादेश। क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया बांग्लादेश की और कोई आपको मिल ही नहीं रहा भैया, ये बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज करेंगे? तो ऑब्वियसली जैसा आपने बताया कि ये वहां पे कुछ मेजर चर्निंग चल रही है, और इसकी खबर भारत को भी है, इसके ऊपर नजर चीन भी रखे हुए है, क्योंकि चीन ने भी बहुत कोशिश की है वहां पे इनरोड्स करने की, इनरोड्स बनाने की। और साथ साथ ही वहां पे जो अरकान आर्मी है वो नजर रखे हुए हैं, और जो लोकल फोर्सेस हैं, जो स्पेशली द चिटगोंग एरिया में, और वहीं पे ही एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि दैट इज द प्लेस, अगर आप मैप दिखाएं लोगों को, कि दैट इज द प्लेस जहां पे बांग्लादेश जो है उसी क्षेत्र में ही उनका म्यांमार के साथ सीमा लगती है, 271 के आसपास उसकी लेंथ है। तो बहुत बड़ा इनका बॉर्डर नहीं है, एक छोटा सा बॉर्डर है, लेकिन मेन चीज जो है कि इनका जो मेन पोर्ट जो है चिटगोंग, वो उससे पास पड़ता है। अब चिटगोंग से ये भी सोच लीजिए कि
भारत का बॉर्डर भी केवल करीब लगभग 70 से 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या, और ये मैंने बहुत पहले जब शेख हसीना एक उन्होंने बीएनएस शेख हसीना करके बनाया था फेकुआ में, तो मैंने उस समय भी इसको उजागर की थी बात कि ये आने वाले समय में भारत के लिए खतरा बन सकता है। इनके पास 2 टूटी फूटी सबमरीन्स हैं जो कि इन्होंने चीन से लिए हैं। ओके, वो केवल सरफेस पे रहती है, वो डाइव ही नहीं कर पाती, इतनी बुरी हालत में है वो, क्योंकि वो उसको डिस्कार्ड कर चुके थे वो। और उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बनाया है क्या वहां पे, सबमरीन बेस। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है, क्योंकि वहां पे इनके एक काफी बड़ा एक वॉरशिप आया था जो कि वहां पे डॉक करके गया था। फिर वहां पे इनके 2 C-130 एयरक्राफ्ट आए थे, एक तो जापान से आया था, दूसरा आई थिंक शायद कतर या कहीं से आया था। ये जो आप फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये सब तरीके से आए थे, कतर से भी आए थे और थाईलैंड और जापान से भी आई थी। तो ये मेजर वहां पे मूवमेंट चल रहा है। लेकिन आपको इसमें एक बहुत बड़ी आपको बात बताऊं कि जो इनके जो स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, ये भारत के साथ काफी एक्सरसाइज करते रहे, युद्धाभ्यास अगर आपको याद हो तो ये नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में काफी होता रहा है हमारा। तो अमेरिकन को बिल्कुल क्लियर कट पता है कि उसका नॉर्थ ईस्ट का और भारत के नॉर्थ ईस्ट का और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का क्या महत्व है। क्योंकि एक तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो लगती है वो लगती है कचिन क्षेत्र से, जो कि म्यांमार का है, और ऑब्वियसली साथ साथ जो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत है उससे भी लगती है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कचिन क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आरकान जो है वहां पे क्या है। तो आरकान में बेसिकली ऑयल एंड गैस है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो कचिन क्षेत्र है वहां पे आरईआर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसका बहुत भयंकर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है चीन के द्वारा, तो वो वहां पे उपस्थित है और उसके ऊपर नजर है। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के थ्रू कोई ऐसा लगाव लगता नहीं है, सीमा लगती नहीं है, क्योंकि वहां पे उनकी कचिन आर्मी अलग है और ये आरकान आर्मी जो है इस तरफ है, अलग है, तो उनके बीच में ऐसे कोई संबंध है नहीं। तो ये इनके लिए एक समस्या बनी हुई है। भारत के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है वो बहुत समय से बना हुआ है, और इसमें मेरे पास मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो इन्होंने भारत के सामने मांग रखी होगी वो रखी होगी कि हमें अरुणाचल प्रदेश में या उस क्षेत्र में एक वर्किंग बेस दीजिए, ये भारत के लिए। लेकिन साथ साथ बांग्लादेश से जो है, हाँ जी, वाइजैक एंड अरुणाचल सर, यस। तो और सी आप वाइजैक के पास में भारत का एक अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बन रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी इनकी काफी ज्यादा नजर है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो वो जो शिप की बात कर रहा था मैं, वो है फिट्जजेराल्ड, वो आई थी, और साथ ही ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक मातारबाड़ी करके एक पोर्ट है, तो उन्होंने क्या किया है कि खुद नहीं डेवलप कर रहे हैं, जापान को कहा है कि भैया आप इसको डेवलप करिए, बनाइए उस पोर्ट को। तो वो एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। और साथ में बीच में जो सऊदी अरेबिया है वो भी वो उछल रहा है कि हम भी इसमें कुछ हेल्प करते हैं, हम भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। और इन्होंने यूएसए को ये भी कहा है कि आप इससे आईएसआर कैपेबिलिटीज आप वहां पे डेवलप करके आप नजर रख सकते हैं चीन की एक्टिविटीज के ऊपर, भारत की एक्टिविटीज के ऊपर। तो ये काफी चिंताजनक विषय बन सकता है। पिछले दिनों इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की थी कि जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, ये 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ गए थे इनके नॉर्थ में 2 वर्ल्ड वॉर 2 के स्ट्रिप्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, तो वहां ये गए थे। तो उस पे भी इन्होंने काफी जाके सर्वे किया। तो क्यों किया, किस लिए गए थे सर्वे करने, क्या कारण था उसका, तो ठाकुर बाड़ी करके एक जगह है उसमें, और दूसरे का नाम है लालमुनी हाट, या तो वो वहां पे गए थे ये लोग। और तो
कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, और दोनों का जो डिस्टेंस है भारत की सीमा से ये लेस देन 30 किलोमीटर है। तो बड़े लोगों ने कहा अरे भाई हम इसके ऊपर अटैक कर देंगे इंडिया से, और ये तो विद इन हमारी आर्टिफिशियल के अंदर आता है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अगर आप वहां पे केवल एक ISR कैपेबिलिटी क्रिएट कर दें, तो आप पूरे दोनों एरिया में अगर कर दें आप, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पूरे जो वेस्ट बंगाल है उसकी तरफ, पूरी तरफ आप नजर रख सकते हैं। तो ये एक भारत के लिए गंभीर बात है, और इसमें हम श्योर हमारे लोग गौर कर रहे हैं, और जो इनकी जो पूरी एक्सरसाइजेस चल रही थी उसके ऊपर भी भारत की कड़ी नजर थी। और जो एक कॉरिडोर की बात में आपने की है वो 100% चल रहा है उसके ऊपर काम, और किसी ना किसी तरीके से ये घुसना चाहते हैं क्या कहते हैं म्यांमार में, क्योंकि म्यांमार के थ्रू ये घुस सकते हैं यूनान की तरफ। ओके, तो नीचे अरकान हो गया, ऊपर कचिन स्टेट हो गया, तो वहां पे इनके लिए घुसना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में और स्पेशली साउथ चाइना सी में इनके पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज नहीं है, बेसेस नहीं है। तो फिलीपींस है वही एक इनकी हेल्प कर रहा है। अगर आप देखें इंडोनेशिया को, तो इंडोनेशिया इस समय पूरी तरीके से चीन के ऊपर झुका हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने 42 कहा है कि हम J-10C आपसे खरीदेंगे। वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे अलग चीज है, लेकिन दीज आर ऑल प्रोमिसेस वो कर रहे हैं। सो वहां पे बात बनेगी नहीं। आपके पास जापान है, आपके पास कोरिया है, लेकिन साउथ में इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए तड़प रहे हैं। और यही कारण है कि साउथ या वेस्ट में अगर आप जा रहे हैं, तो बागराम जो बेस की बात हो रही है, या जिस तरह से आपने बताया कि काफी एक्टिविटीज इनकी पाकिस्तान में भी चल रही हैं, तो ये सब उसी तरफ इंडिकेट करता है कि भैया ये आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और फिर ये आपको अगेन लेके जाता है जो मेरी रिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की जो थ्योरी है, कि इन्होंने पहले भारत को घेर लिया चारों तरफ से, और अब ये चाइना को कलेक्टिवली घेरने जा रहे हैं। और बड़ी स्मार्टली अगर आप देखें तो इन्होंने ना श्रीलंका की तरफ बहुत ज्यादा इस समय गौर किया है, ना मालदीव्स की तरफ। इनफैक्ट जो नेपाल में सरकार गिराई गई है वो गिराई तो गई है, लेकिन उसके बाद उसके बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, और भारत ने भी इसमें काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली काम किया है। ये आप गौर करें तो वहां पे एंटी इंडिया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नहीं आने दिया है। सो दैट इज वन वेरी गुड मूव डन बाय इंडिया। मेजर थिंग, हाँ जी, मेजर थिंग, बहुत बड़ा काम था वो। यस, सो दैट इज वन। और उसमें जो वहां के जो मेयर थे वो काफी इंडिया स्टैंड, एंटी इंडिया स्टैंड लिया हुआ था उसने, तो उसको नहीं आने दिया है। सो दैट इज वन मेजर मूव। पिछले दिनों भारत में इनके 4 MP आए थे पुराने, जो अवामी लीग के थे, और ये मिले हैं शेख हसीना से। तो उसमें एक थे इनके DIG जो कि आई थिंक इनके एंटी टेररिस्ट फोर्स के DIG रहे हैं। फिर ढाका के इनके जॉइंट कमिश्नर रह चुके हैं, वो आए थे, और 2 MP आए थे। उस वार्तालाप में क्या हुआ है, क्या डिस्कस किया गया है, ये अभी तो हमें तो नहीं पता है। अगर आपको कभी पता लगे तो बताएं। लेकिन कुछ कार्यवाही चल रही है अवामी लीग की तरफ से भी, और थ्योरी जो है या जो स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल सेम है हर देश में, हर तरफ। वो है डीकैपिटेशन की। ओके, तो याद रखिए कि चाहे एक अगर डिक्टेटर भी है, तो डिक्टेटर के साथ भी एक थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी आती है। लेकिन आप हर देश में देख लें, इन्होंने पाकिस्तान में इन्होंने इमरान खान को निकाला, इन्होंने अफगानिस्तान में अशरफ घनी को निकाला, इन्होंने नेपाल में ओली को निकाला, इन्होंने श्रीलंका ले लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार में आउंग सिंह को निकाला। तो ये पूरा एक सर्कल इन्होंने बनाया है डीकैपिटेशन की जो थ्योरी है उसको प्रूव करते हुए, और कंप्लीट एनार्की की स्थिति लाके, और उसके बाद एंटर आसिम मुनीर एंड सन्स एंड कार्रवाई शुरू। तो मेडागास्कर में भी किया ना सर? हाँ जी, मेडागास्कर में भी सेम चीज हुआ है।
मेडागास्कर में सेम चीज हुई है। तो ये कोई ये ना सोच लीजिए कि ये पनी अचानक कुछ हो गया है या बड़ा ही सिंपल कुछ है। इसके पीछे पूरी पूरी थ्योरी है, पूरी पूरी फोर्सेस है इसके पीछे। और गौर अगर आप करें कि जो इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस समय बांग्लादेश का, ये भी एक बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव स्थिति की तरफ जा रहा है। जो इनके जो फेब के जो इलेक्शंस वहां पे अनाउंस हुए हैं, उसमें बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं आने वाली हैं। तो बांग्लादेश इस समय एक टिकिंग बॉम्ब है। तो ये जो एक फायर थी, ये तो एक नजराना था, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि इन्होंने बैन लगा दिया है आवामी लीग पर। अब आवामी लीग इज आउट, और उसके इलेक्शन कमिश्नर ने क्लियरली कह दिया है कि आवामी लीग कैन नॉट फाइट दिस इलेक्शन। ठीक है, तो आवामी लीग खत्म है इस समय, एटलीस्ट फॉर दिस इलेक्शन। उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो देखने लायक बात है। लेकिन फिर आ जाती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी, जो कि जियाउर रहमान जो थे उनके लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने तो ये शुरू की थी 1976 में कू करके। तो वो 16 साल से बाहर है पावर से, तो उनको भी, उनके अंदर भी तड़प मची हुई है। लेकिन याद रखिए कि वो 16 साल में काफी ज्यादा डिक्लाइन आ गया है, और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इवन पिछले एक साल में बढ़ी नहीं है कुछ। 16.3%, अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें 16.3% उनकी पॉपुलैरिटी थी 2024 में, जो कि गिर के 12% रह गई। तो कोई भी प्रॉमिसिंग उनके लिए कोई भी फ्यूचर इस समय नहीं है। और जो उनकी बेगम जिया है ना, वो उनका नाम खालिदा जिया, वो उनकी हालत खराब है, बहुत मुश्किल में है। उनके लड़के हैं तारिक जिया, जो कि लंदन में रहते हैं, और ही प्लान्स टू कम बैक, बट अभी तक आए नहीं है। क्यों नहीं आए भाई? तो उनके सारे चार्जेस भी ड्रॉप कर दिए गए हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। प्लस यूएसए ने 2008 में कहा था कि तारिक जिया इज द मोस्ट करप्ट पर्सन इन बांग्लादेश। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी यही बताया था कि ही इज द मोस्ट करप्ट पर्सन। तो किस तरह से आएंगे, क्या लड़ेंगे, क्या फिर से वही पुराने वाले उनके जो मुद्दे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा केसेस थे, तो ये केसेस हटा के उनको फैसिलिटेट तो किया गया है, लेकिन वापस क्यों नहीं आ रहा है अभी तक समझ नहीं आया। और बेसिकली देखा जाए तो मेन पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी, इसमें ये वही वहां पे है, क्योंकि जो नई पार्टी है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो कि स्टूडेंट्स ने तैयार की है, जिन्होंने ये कू किया था और निकाला गया था, तो नाहिद इस्लाम जो उसके हैं वो भी अपना वक्तव्य देते रहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है 2024 में 2% थी केवल, इसमें जस्ट 2.8% है। तो कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इनफैक्ट 40 मोर देन 40% जो बांग्लादेशी सिटीजन्स जो हैं, ये कह रहे हैं कि हम श्योर नहीं हैं कि हम किसको वोट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी लायक आदमी इस समय नहीं है। दे इनको रिगार्ड देते हैं, तो एनसीपी के जो लीडर्स हैं उनको वो रिगार्ड देते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, एक करप्ट लीडर को हटाया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वो कहते हैं कि इनएक्सपीरियंस हैं, ये देश नहीं चला सकते, ये बहुत ज्यादा यंग हैं, तो बात बन नहीं पा रही। तो इसी को लेकर एनसीपी ने क्या किया है कि ये बेंड कर गए हैं इस्लामिस्ट पार्टीज की तरफ, और ये रोज अपना बयान बदलते रहते हैं। कभी ये कहते हैं आवामी जमात इस्लामी जो है हम इसके साथ हैं, खड़े हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने जो छात्र शिविर है, जो इस्लामी छात्र शिविर, जिसने अभी ढाका यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस जो हैं बड़ी भयंकर तरीके से जीते हैं, उनके साथ भी उनकी बढ़ाई की, उनको थैंक यू कहा कि आपने हमारा कू में साथ दिया। लेकिन एक HUT हिज़्ब तहरीर करके एक पार्टी है जो इस्लामिक पार्टी है, उसकी उन्होंने बढ़ाई कर दी, उन्होंने उनको थैंक यू कर दिया उनके। और ये जो HUT जो है, ये एक कैलिफेट लाना चाहती है बांग्लादेश में। वहां पे ये, हाँ, जिस तरह से वो पूरा ISIS का जो गेम है
वो पूरा का पूरा गेम ये वहां खेलना चाहते हैं। तो बहुत खतरनाक इस समय गेम चल रहा है, कौन किसके साथ जाना चाहता है। बीएनपी जो है वो नेशनल एनसीपी के साथ जाना चाहती है। एनसीपी जो है इन्होंने जमाते इस्लामी के साथ प्री अलायंस किया हुआ है, लेकिन उनके अगेंस्ट कमेंट देते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा भयंकर बातें चल रही हैं। और HUT जो जिसके साथ इन्होंने बढ़ाई की है वो है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वुमेन फ्रीडम। तो ये मोहम्मद यूनुस ने एक वुमेन फ्रीडम का और इक्वल राइट्स का ऐसे कुछ है ना एक प्रस्तुत किया था इन्होंने, वो उन्होंने खारिज कर दिया कि इसको तो हम आने नहीं देंगे, जला देंगे, राख कर देंगे। इनफैक्ट उन्होंने एक लड़कियों का एक फुटबॉल मैच होना था, उसको तक नहीं होने दिया था। ठीक है, एक विलेज का फुटबॉल मैच था, तो वो नहीं होने दिया था और फिर बड़ी मुश्किल से उसको पोस्टपोन करके कुछ दिनों बाद किया गया था पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ, अदरवाइज वो नहीं हो सकता था। तो बांग्लादेश जो है एक इस्लामिक उसमें टेररिज्म की तरफ, एक इस्लामिक हार्डनिंग स्टैंस की तरफ वो जो है बिल्कुल एक रैबिट होल में जिसे कहते हैं गिर गया, एक भंवर में गिरने वाला है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है। नेक्स्ट जो अपने को बड़ा खलीफा समझ रहे हैं इस समय वो हैं जमात इस्लामी। अब ये जो है पहले बीएनपी के साथ होते थे, अब उनसे इन्होंने नाता तोड़ लिया है, एनसीपी के साथ नाता जोड़ लिया है। लेकिन जैसे आपको बताया इनका कभी खट्टा कभी मीठा इनके साथ एनसीपी के साथ चल रहा है। और इनकी भी जो है पॉपुलैरिटी कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। इनफैक्ट अभी तक जो पुराने जो लोग हैं, क्योंकि नए लोग जो हैं बच्चे जो हैं वो भूल चुके हैं, लेकिन 1971 में जो मैसेकर हुआ था बांग्लादेश में, उसमें जमाते इस्लामी का बांग्लादेश सॉरी जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसके साथ बहुत ज्यादा साठगांठ थी। इनफैक्ट इसके बहुत सारे जो बड़े जो लीडर्स थे वो काफी समय तक बांग्लादेश भाग के रहे थे और वहीं पर रहे थे। और शेख हसीना ने इनके ऊपर काफी ज्यादा अंकुश लगाया था, इनके काफी सारे लीडर्स को या तो जेल में डाल दिया था या फिर जो इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल उससे चलाई थी और उसके तहत इनको फांसी भी दी गई थी। तो इनका मामला कुछ बहुत ज्यादा वहां पे स्थित नहीं है। हालांकि ये एक और गेम खेलना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक आप मैक्सिमम वोटिंग जो होती है उसको निकाल के आप हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कितना है उसको लेके आइए। तो मतलब कि आप अगर हमारे को वोट तो नहीं मिले ज्यादा तो हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है, उसको आप परसेंटेज के हिसाब से देख के आप हमारे को कह दिए कि आप जीत गए। तो जिसका एनसीपी भी विरोध कर रहा है, क्यों कह रहा है कि आपने तो एक हमने कुछ और बात करी थी और आप उसको निकाल के ले गए, आगे लेके चले गए, विच इज नॉट लाइक्ड बाय देम। तो ये बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बातें वहां पे चल रही हैं। और छात्र जो या यूनियन जो कह लीजिए कॉलेजेस में हैं वो बहुत बड़ा एक गेम है वहां पे। और उसमें जो इस्लामिक छात्र शिविर जो है उसका जीतना वंस अगेन एक बहुत बड़े संकट की बात है, ना केवल बांग्लादेश के लिए, केवल इवन भारत के लिए। क्योंकि जो छात्र लीग है और छात्र दल ये दोनों आवामी लीग से जुड़े हुए थे और बीएनपी से जुड़े हुए थे, ये कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो गए, खत्म हो गए हैं और केवल इस्लामिक छात्र शिविर ही रह गया वहां पे। और इन्होंने बहुत स्मार्टली किया, धीमे धीमे वहां पे ये लोगों को रिप्लेस करते गए। पिछले कई सालों की साजिश है, ये आज की साजिश नहीं है। क्योंकि 2016 में इनको बैन कर दिया गया था एज अ पॉलिटिकल पार्टी बाय शेख हसीना, और 2024 में जस्ट फ्यू डेज बिफोर शेख हसीना लेफ्ट बांग्लादेश उन्होंने इनके ऊपर बैन लगा दिया था। तो इन्होंने क्या किया, ये रिवर्स स्ट्रेटेजी की, इसके ऊपर मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक ऐसा भयंकर प्रेशर डाला एनसीपी ने एज वेल एज जमात ने कि आप जो आवामी लीग पे है वो बैन लगाइए। तो ये जो पूरा करा धरा जो बैन का सिस्टम है ये इन्हीं दोनों पार्टीज का है। और आगे देखिए क्या खेल होता है, कुछ पता नहीं अभी। तो
सो बट ये जो यूएस वाले अभी यहाँ पर घुसे हुए हैं, दे वुड बी आल्सो हाँ वांटिंग टू इन्फ्लुएंस दिस इलेक्शन, क्योंकि इनका भी अगेन वो जो फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस एयरबॉर्न का जो काम है, दैट इज बेसिकली इलेक्शन, इन्फ्लुएंसिंग एंड इलेक्शन इंटरफेरेंस एंड ऑल दैट स्टफ। ये इनका तो बड़ा वो स्टैंडर्ड बहुत ऑपरेटिंग बड़ा प्रोसीजर है। अब इट इज वेरी क्लियर कि जो युद्ध जो है वो बहुत आयाम उसके बदल चुके हैं। एक हाइब्रिड वॉरफेयर ज्यादा है। रियल वॉरफेयर, आपने गन डाउन कर दिया, किसी को शूट कर दिया, ये कर दिया, उसके युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। तो इस समय जो है आप देखेंगे एक एवलांश आया हुआ है बांग्लादेश के अंदर। और इनफैक्ट आप इस प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हैंडल्स एक्टिव हैं इस समय, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि भारत में हम लोग बहुत ज्यादा देख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पर अंकुश लगे हुए हैं। लेकिन पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस समय एक बहुत बड़ा एक वॉर चल रही है, एक नरेटिव बनाया जा रहा है, और वही काम बांग्लादेश में भी चल रहा है। तो उनके इलेक्शंस में इंटरफेरेंस होगा वहां पे, और बिकॉज ऑफ एआई ये बहुत ज्यादा आसान भी हो गया है। आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, नकली वीडियो बना सकते हैं, नकली ऑडियो आप रिलीज कर सकते हैं। जब तक वो पकड़ा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि ये डिसइंफॉर्मेशन है, तब तक वो डैमेज कर चुका है। तो ये जो टीम पहुंची है, अगर हम सोच रहे हैं कि ये वहां पहुंची है कि उनके साथ युद्धाभ्यास करेंगे, उनके साथ वो कुछ टैक्टिक्स सीखेंगे, और बड़े वेग टर्म्स होते हैं, अगर आप याद रखिए, एंटी टेरर वॉरफेयर, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और मतलब अरे भाई ना आपको उस रीजन के बारे में, ना उसकी टरेन के बारे में कुछ पता है, ना आप वहां पे उनसे कुछ सीख सकते हैं। बांग्लादेश आर्मी या बांग्लादेश एयरफोर्स आपको क्या सिखाएगी, ये एक ना बहुत ही अजीब सी बात है। तो इनफैक्ट वहां के खुद के जो बांग्लादेश के जो बड़े बड़े जो समझदार, हर देश में समझदार लोग होते हैं, तो वहां पे भी समझदार लोग हैं, और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भैया ये यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी क्या कर रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी इनकी आर्म फोर्सेस पहुंची हैं, उसके पीछे पीछे तबाही आई है। तो अगर इस प्रोग्राम को बांग्लादेश के कुछ इंटेलिजेंट लोग देख रहे हैं, तो प्लीज वहां पे इसकी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी पब्लिक में, अपनी सरकार में, जिसको भी कर सकते हैं कराइए, इसके ऊपर लिखिए। क्योंकि अगर यूएस आर्मी या यूएस फोर्सेस आ गई हैं, तो तबाही भी पीछे आ रही है, बर्बादी पीछे आ रही है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और ये जो आपने देखा था कल, वो था केवल एक ट्रेलर था उसका, इसके बहुत आपके पास अंजाम आएंगे। ठीक है, तो आप इनफैक्ट भारत ने बहुत ज्यादा हेल्प की है इनकी बांग्लादेश आर्मी की, और बांग्लादेश आर्मी इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल में फंसी हुई है। एक तरफ वो एक हाइब्रिड टाइप की सरकार चला रहे हैं, ठीक है ना, और मिडिल पाथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा वो एक तरफ जाते हैं तो वो उनके तरफ इस्लामिस्ट हो जाते हैं, वो दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां पे उनकी तरफ बांग्लादेश आर्मी के खुद लोग चढ़ जाते हैं। इन्होंने विद इन अबाउट 10 डेज अपने वक्तव्य बदले हैं बांग्लादेश आर्मी ने। पहले उन्होंने कहा कि जो सिविल कोर्ट, सिविल अथॉरिटीज को बांग्लादेश आर्मी जो हेल्प देने जाती है, तो अगर वहां पे कोई ऊंच नीच होती है, उसके लिए बांग्लादेश आर्मी जिम्मेदार नहीं है, बांग्लादेश आर्मी आर्म फोर्सेस के पर्सनल जिम्मेदार नहीं है। फिर इन्होंने आके उसके ऊपर एक खुलासा दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे थे, अगर किसी ने मारकाट की है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और वही एनसीपी ने उसके ऊपर कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने उन आर्म फोर्सेस के पर्सनल को, जिनके कारण शेख हसीना के समय बहुत सारे लोग गायब हुए थे, मारे गए थे, ब्ला ब्ला, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने अपना वक्तव्य बदला, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर किसी कोई इन्वॉल्व है इस तरह के मैसेकर में या मारपीट में या मर्डर में, तो हम भी उसका साथ नहीं देंगे। और उसके विद इन नो टाइम 28 लोगों के ऊपर वहां पे एफआईआर की गई। उसमें 25 जो थे वो आर्म फोर्सेस पर्सनल थे, 15 सर्विंग और 10 रिटायर्ड। अब ये उन्होंने कर दिया।
उसमें गिरफ्तारी भी हो गई। उसमें एक मेजर जो थे उनको गिरफ्तार किस लिए किया गया था, क्योंकि वो आवामी लीग के, उनके ऊपर इल्जाम था कि आप ये आवामी लीग के लोगों को हेल्प कर रहे हैं। आवामी लीग की कोई भी मीटिंग होती है अगर, तो इमीडिएटली सारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आवामी लीग के छात्र अगर प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि इट इज इलीगल। सो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे 70 जो आर्म फोर्सेस के उनके मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मिलके आर्मी चीफ जो है वकार और जमान, उनके साथ मीटिंग की। हाँ, उनको कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। तो आप अगर गौर करें, पिछले दिनों आर्मी चीफ को, बांग्लादेश आर्मी चीफ को सऊदी अरेबिया जाना था, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया अपना जाना वहां पे। Even क्यों कर Khaleda दिया Zia, जाना कैंसिल? even Khaleda Zia told what's his name, Yunus, that boss, don't spoil it with the army. यस। तो आर्मी जो है इस समय बहुत ही डेलिकेट पोजीशन में है। वो ना लेफ्ट जा सकती है ना राइट जा सकती है। लेफ्ट जाती है, उनके अपने खुद के लोग जो है वो विद्रोह करने को तैयार हैं, और अगर इस्लामिस्ट की तरफ झुकती है तो वैसे उनका नाम खराब होता है। और अगर आप अप्रैल की तरफ चले जाएं तो भारत ने उस समय भी इनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, जब जो वहां के लोगों ने मिलके आईएसआई के साथ एक कू प्लान किया था। याद है आपको कि कैसे आईएसआई के लोग जो थे, पहले इनके एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, आई थिंक कमाल उनका नाम था, वो पहुंचे थे पाकिस्तान, और वहां पे उन्होंने उनके साथ आईएसआई के साथ मीटिंग की थी। उसके बाद आईएसआई चीफ जो थे वो उनका नाम भी आसिम ही है, आसिम मलिक, सॉरी मलिक, यस, आसिम मलिक। वो बांग्लादेश आए और किसके साथ उन्होंने मीटिंग की? एक्सक्यूज मी, उन्होंने मीटिंग की वहां के जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, ओके, कमाल हसन, नो सॉरी नॉट कमाल हसन, बट उनका कुछ और नाम है, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने जो भी बातचीत हुई, कहा जाता है कि उन्होंने आर्मी चीफ को उसके बारे में ब्रीफ भी नहीं किया। और दैट वाज द टाइम वहां पे प्लानिंग शुरू हो गई और भारत को इसकी भनक लगी, और भारत ने इनके आर्मी चीफ को आगाह किया। उन्होंने, क्योंकि काफी ज्यादा मिड रेंज के और हाई रैंकिंग रेंज के ऑफिशियल्स एंड स्पेशली इन्फेंट्री डिविजन्स, ओके, उसमें 19 इन्फेंट्री डिवीजन, 10 इन्फेंट्री डिवीजन, 24, 66, 33, 17 इन्फेंट्री डिवीजन के जो बॉसेस थे, जो मेजर जनरल थे, उन्होंने अलाइन कर लिया था ये फोर्सेस के साथ। तो भारत ने आगाह किया, और इनको उसी समय साथ ही भारत ने क्या किया था कि यूएस को इन्फॉर्म किया था और वेस्टर्न कंट्रीज को कि ये इस तरह की कार्रवाई चल रही है, आप क्या आईएसआई के साथ ऐसा एक और कदम उठाने जा रहे हैं वहां पे? तो इनको उठा के सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में भेजा गया था, जहां पे इनके यूनाइटेड नेशंस के जो फोर्सेस थी बांग्लादेश से गई हुई थी, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए। कैन यू इमेजिन कि आर्मी चीफ इनके ऑल ऑफ सडन देश में इतना बड़ा भयंकर काम चल रहा है और ये फ्लाई डाउन करके जा रहे हैं सेंट्रल अफ्रीकन नेशन के, और वहां पे अपने ट्रूप्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वो तो कोई ब्रिगेडियर भी कर सकता था। तो ये वहां पहुंचे हैं, लेकिन मेन पर्पस ये था कि ये वहां पे यूएस जनरल्स को मिले हैं, वहां से ब्रीफिंग हुई है और ये वापस आए। तो जहां तक मेरी समझ जाती है, मेरी जानकारी जाती है, जो लोगों ने बातचीत की है, उसके हिसाब से गेम के पीछे, इस कू के पीछे था तो यूएसए ही बैकग्राउंड में, लेकिन ये प्रेशर एक टैक्टिक्स थी ऑन बांग्लादेश आर्मी कि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको हमारे पास रिप्लेस करने के और भी तरीके हैं। और उसके बाद देखिए, आप अगर गौर करिए तो जितनी कार्रवाई बांग्लादेश में हो रही थी वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर गई, बहुत ज्यादा स्पीड अप कर गई अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से। अमेरिकन, क्योंकि दे नीडेड, उनको चाहिए था एक कॉरिडोर बनाए। उस समय बात शुरू हो गई थी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की, हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे
और जो कि म्यांमार की तरफ जाएगा। तो भारत ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की है, लेकिन आर्मी चीफ फंसे हुए हैं इस समय और उनको पता है कि भारत ही बचा सकता है उनको। लेकिन इस्लामिस्ट का प्रेशर इतना है कि 2 कॉन्फ्रेंसेस थी भारत में, उन्होंने दोनों में आने से मना कर दिया। एक तो अभी खत्म हुई है 16 सितंबर को और एक उसके पहले थी, लेकिन ये मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें चले गए थे आर्मी चीफ्स, इंडो पैसिफिक का आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस, उसमें चले गए थे। तो बहुत बड़ी दिक्कत आर्मी के लिए भी है और अभी भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वहां कोई नया कू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये जो आर्मी चीफ हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा। तो भारत का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और 4 दिन पहले भारत के मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक मेजर जनरल और उनके एक छोटा कॉन्टिजेंट गया वहां पे ढाका में। तो पहले उनको होस्ट किया था वहां पे भारत के कॉन्सुलेट ने, और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो गए केवल मेरे ख्याल से 3 दिन के लिए गए थे, फिर 1 दिन एक्सटेंशन किया उन्होंने और एक एडिशनल दिन रुके और उन्होंने काफी लंबी चौड़ी वार्तालाप की जो वहां के बांग्लादेश की आर्मी जो जनरल्स हैं और उनकी जो फोर्सेस हैं। तो काफी डिपेंडेंस है इस समय जो आर्मी चीफ है उनकी भारत के ऊपर, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनके पीछे बैकग्राउंड में क्या षड्यंत्र चल रहा है। तो डिपेंडेंस रहेगी और ये भारत के लिए अच्छी बात है क्योंकि एक ओपनिंग अब हमें मिल चुकी है वहां पे, और जो एक बीच में एक थोड़ा सा वैक्यूम आया था हमने उसको कवर किया है। Oh, that is, thank you, sir. I mean, this is a very comprehensive structure जो आपने हमको समझाया है. I'm grateful that you took out the time for this, especially on the day of Diwali. Thank you so much. ये हमको समझना था. What is happening in that region is very very interesting, and I think हाँ थोड़ा एक vacuum cover up हुआ है sir. There's no question. No doubt about it, because अगर आप गौर करें इसके पहले हमारे इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा वैक्यूम हो गया था। ये फैसिलिटेट इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां के आर्मी चीफ को पता लग गया कि जो पूरा हेल्पिंग हैंड आएगा वो भारत से ही आएगा, बाकी सब जगह से तो केवल प्रेशर ही आएगा। Sir, as I said, sir, thank you so much for that. Always a pleasure आपसे बात करके, and looking forward for our next interaction. सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट द चैनल एज मच एज यू कैन. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. नमस्कार. थैंक यू सो मच. नमस्कार. विश यू हैप्पी दिवाली. बाय बाय.